उन्होंने गांधी राष्ट्र नाडु की परिकल्पना अपना जिन्होंने किया, तो उससे माना जा सकता है कि वो आदमी किस स्तर का गांधीवादी रहा होगा। और समाजवादी दर्शन के लिए जितनी रूढ़ियां थी, रूढ़ियों के विरुद्ध उनका आंदोलन था, और उन्होंने पूरी धारा उन्होंने बदल दिया, खास करके दक्षिण भारत की राजनीति को उन्होंने एकदम बदल दिया। उसका असर उत्तर भारत में तो उस तरीके से नहीं पड़ पाया, लेकिन वह बीज यहाँ पर भी उसका बीजारोपण हो चुका है, और हम समाजवादी व्यवस्था के तहत ये राष्ट्र निर्माण की बात अब हम सोचने लगे हैं। हमारे साथ में बहुजन संघर्ष पत्रिका के संपादक नागेश चौधरी जी। नागेश चौधरी जी, अभी सुनिंदर जी ने वो विस्तार से उनकी जीवन यात्रा समझाई। आज के संदर्भों में जिस तरीके से अभी हम देखते हैं कि उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीति पूरी एकदम बदल गई है। दक्षिण भारत में सांप्रदायिक तत्व, हिंदुत्ववादी शक्तियों का प्रवेश तक नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी उत्तर भारत में इनका वर्चस्व लगभग बना हुआ है। तो इन इन संदर्भों में आज ये पेरिनार को हम ये किस तरीके से याद कर सकते हैं, और उनकी प्रासंगिकता को हम किस तरीके से स्थापित कर सकते हैं पूरे देश के पैमाने। नागेश चौधरी जी। धन्यवाद। धन्यवाद आपको। अभी सुनीलम जी ने बहुत सारा पेरियार जी के बारे में उनकी मालूमात हमको दी है कि उनके जन्म से लेकर तो आखिरी तक, और लोगों को ये सब पता चलेगा कि पेरियार का जीवन कैसा था और उन्होंने क्या क्या किया है। अच्छी तरह से उन्होंने अपनी बात रखी, तो लोगों को इसका फायदा होगा। और लोगों ने उनका जो आखिरी बात थी उन्होंने कि उसका आचरण करना चाहिए, जाति व्यवस्था के खिलाफ, समानता के लिए बिल्कुल लोगों ने सुनना चाहिए, क्योंकि आज भी देश में असमानता वाली सरकार बनी हुई है, जो चातुर्वर्ण्य को मानने वाली सरकार बनी हुई है, संघ के विचार की सरकार बनी, आरएसएस के विचार की सरकार बनी है। तो आज मेरे ख्याल से पेरियार जी का महत्व बहुत ज्यादा है, उनके विचारों का भी महत्व बहुत ज्यादा है, उनके जो आंदोलन थे उसका भी महत्व बहुत ज्यादा है। आपने जो कहा कि अभी उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो फर्क है, उत्तर भारत में हिंदुत्ववादी फोर्सेस बोलो या ब्राह्मणवादी फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग है। और एक इसका कारण क्या है? क्या कारण यह है कि सामाजिक जागृति का जो काम है वो उत्तर भारत में कम हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। वहाँ जो हिंदूवाद, जैसा कि राम मंदिर बना अभी, और रामायण के बारे में, या गंगा का महत्व, ये सब हिंदूवादी जो विचार थे उसका बहुत ज्यादा फैलाव, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव उत्तर भारत में हुआ है। ऐसे देखा जाए तो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश हो या उसके अगल बगल में जो सारे प्रांत है, वहाँ राम का महत्व सबसे ज्यादा है। अभी राम मंदिर की बात हो रही है, उसके खिलाफ, राम के खिलाफ पेरियार रामास्वामी ने दक्षिण में आवाज उठाया था, आंदोलन किए थे। तो ये जो वाद है, रावण को अच्छा कहा, रावण ने अत्याचार नहीं किया, रावण ने सीता को छुआ भी नहीं, फिर भी उसको उसका दहन होता है, ऐसी बात उन्होंने कहती कि रावण समतावादी था, और राम साम्राज्य, राम का जो शासन था वह चातुर्वर्ण्य के बाजू में था, चातुर्वर्ण्य मानने वाला था। खुद वाल्मीकि रामायण में भी राम को ब्राह्मण पूजक कहा है, ब्राह्मण पूजक राम, यानी मतलब है कि राम का जो शासन था वह ब्राह्मण पूजक था, ब्राह्मणों का वर्चस्व मानने वाला था। मगर रावण का जो राज था वह आर्यों के खिलाफ था, आर्यों के वर्चस्व के खिलाफ था। आर्य का जो यज्ञ याग बंद करने का जरिया रावण ने चलाया। और वो पेरियार रामास्वामी का कहना है कि राम का एक आक्रमण दक्षिण में हुआ है। राम ये आक्रमक आर्य था, और दक्षिण जो था, तमिलनाडु हो या मद्रास तक का, वह द्रविड़ स्थान था, द्रविड़ों की जगह थी, वहां की उसकी भाषा अलग है। तमिलनाडु की तमिल भाषा हो या साउथ इंडिया की जो भी भाषा है, वो आर्य भाषा से, संस्कृत भाषा से अलग है, उसका अलग है। तो इसलिए तमिलनाडु यह पूरी तरह से एक रेसिस्ट, यानी आर्य और द्रविड़ ऐसा विभाजन वो मानते थे। और इसलिए इसलिए आज हम देखते हैं कि उसका जो प्रभाव हुआ, पेरियार रामास्वामी के विचारों का इतना प्रभाव हुआ है कि आज तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी या कोई बीजेपी उनकी चल नहीं रही। वही बात केरला की है, वही बात अभी तेलंगाना की हुए। तो इसका मतलब है कि वो जो द्रविड़ स्थान, साउथ इंडिया जो है, वो साउथ इंडिया जो है वो
आर्यों के आक्रमण के खिलाफ है, जाति व्यवस्था के खिलाफ। इसलिए पेरियर रामास्वामी ने जो भी काम किए है उसका उसका महत्व अभी जानना चाहिए उत्तर के लोगों को। कि उत्तर में जो है कि जो उत्तर भारत को काउ बेल्ट भी बोलते हैं, हम बोलेंगे राम वाले भी बोलते हैं कि वो सब राम को मानने वाले हैं। तो ये खुद को राम के वंशज कहने वाले बहुत लोग हैं, जो जाट लोग भी बोलते हैं कि हम राम के वंशज है। तो ये जो बात है राम के बारे में इतना महत्व दे रहा है उत्तर में, और उसी के खिलाफ दक्षिण में वो रावण को मानते हैं, रावण दहन को गाली से। राम को न मानने का कारण भी साउथ में राम का महत्व कम हुआ है। और इसलिए पेरियर रामास्वामी ऐसे आंदोलन किए कि राम का फोटो लेकर उसको चप्पल का हार पहनाते थे, चप्पल से मारते थे। गणपति का उत्सव भी वो नहीं, गणपति के खिलाफ वो बोलते थे। और लोगों को चप्पल मारते समय लोगों को पूछते कि अगर आपका ये भगवान है तो ये मेरे चप्पल से तो प्रतिकार क्यों नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पेरियर रामास्वामी ने एक मानस बनाया, तमिलनाडु हो या साउथ इंडिया के लोगों में एक मानसिकता बदलने का काम किया, जो मानसिकता बदलने के काम हम उत्तर में नहीं देखते। उत्तर में अभी हम देखते हैं कि जैसा सामाजिक उत्तर में तो अच्छे हुआ कि बौद्ध धर्म का भी स्थापना हुई थी बिहार या उधर से, फिर भी वहां का मानस समतावादी नहीं बना है, ये भी हम देखते हैं। तो पेरियर रामास्वामी जी ने ये जो काम किया, उनकी उनकी जो मूवमेंट, जैसे सुनील ने जो काफी सारा बताया हमको कि उन्होंने जो कांग्रेस में थे 1919 में, बाद में वे 1925 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अपना रैशनलिस्ट मूवमेंट चलाया, जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया कि हम स्वयं सम्मान, हम अपने को अपना सम्मान हम नहीं करना चाहिए, किसी से सम्मान नहीं मांगना चाहिए। ब्राह्मणों आपको आपको शूद्र कहते हैं, नीच कहते हैं, इसके खिलाफ अपने स्वयं सम्मान मूवमेंट उन्होंने चलाई। और वो सेल्फ रैशनलिस्ट मूवमेंट वो जो चला उसका, उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, स्वयं सम्मान मूवमेंट, तो उसका उसका जो जरिया, उसका जो परिणाम हुआ कि लोगों के दिमाग से ब्राह्मणवाद का जो वर्चस्व था, ब्राह्मणवाद की जो मानसिकता थी, उसको लोगों के दिमाग से निकाल दिया। तो हम जब गए थे 1990 में तमिलनाडु में, तो जब सत्यशोधक समाज की शताब्दी थी, हमको वहाँ अभी जो अध्यक्ष है द्रविड़ कदगम के वीरमणि, उन्होंने हमको बुलाया था। और वहाँ हमने देखा कि वहाँ अभी भी कितना प्रभाव है पेरियर रामास्वामी के विचार का, कि सभी लोग बोलते हैं कि सॉरी आई एम नॉट पेरियरिस्ट, यानी उनको डर लगता है, उनका लगता है, लज्जा लगती है कि हम पेरियर के विचार के नहीं है। ऐसे ही उन्होंने लिखा। और वहाँ के संस्थाओं में आज भी हर एक स्कूल कॉलेजेस में पेरियर थॉट नाम का एक लेक्चर होता है हर हर हफ्ते। तो इतना बड़ा महत्व वहाँ है। और पेरियर रामास्वामी ने जो आंदोलन किया, उन्होंने आरक्षण के बाजू में बहुत बड़ा आंदोलन किया। जब 1951 में जो आरक्षण था तमिलनाडु का, जो 1921 से चला रहा था, उस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया। बिकॉज ऑफ वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहली अमेंडमेंट थी, वो वो कारण, उसका होने का कारण ही पेरियर रामास्वामी है। क्योंकि उसके खिलाफ जब जब तमिलनाडु का ओबीसी या आरक्षण खत्म किया था सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन का आधार लेकर, तो उसके खिलाफ आंदोलन किया तमिलनाडु में पेरियर रामास्वामी। इतना बड़ा आंदोलन हुआ तो पंडित नेहरू को भी उसका सोचना पड़ा। और उसके बाद 340 जो कलम है संविधान का, उसको उसके जरिए कालेलकर कमीशन को लागू करना पड़ा। तो पेरियर रामास्वामी का एक बहुत बड़ा महत्व है कि जो अभी आरक्षण ओबीसी को जो आरक्षण मिल रहा है, वो पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके कारण मिल रहा है। और उसको अमेंडमेंट होने का कारण तमिलनाडु का पेरियर रामास्वामी का आंदोलन था। तो इसलिए ये बहुत बड़ा अभी उसका सबको अभी मंडल कमीशन आया है, तो मंडल कमीशन भी उसका भी मूल जो है वो कालेलकर कमीशन में और पेरियर रामास्वामी के आंदोलन, ऐसा हमें समझ आती है। तो पेरियर रामास्वामी का जो था कि ये जो सामाजिक रचना है, यही एक प्रकार का आरक्षण है। जो मनुस्मृति में जो लिखा गया वो भी एक प्रकार का रिजर्वेशन है कि इस जाति को कौन से अधिकार है, उस शूद्रों को क्या अधिकार है नहीं है, और वैश्य को, क्षत्रिय को, ब्राह्मणों को क्या अधिकार है। ये जो डिवीजन है, ये एक प्रकार का
आरक्षण है, रिजर्वेशन है, उसके खिलाफ पीवी रामास्वामी ने आंदोलन किया था और उसने बोला था कि सब जाति को जाति के संख्या प्रमाण में आरक्षण होना चाहिए नौकरी में। अभी जो कास्ट सेंसस की बात हो रही है, जातिगत गणना की बात हो रही है, उसका मूल हम देखते हैं कि पीवी रामास्वामी ने वो बात कई पहले कही थी। उसके पहले हम देखते हैं कि महात्मा फुले ने भी 1873 में जाति के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए ऐसे अंग्रेजों को मांगनी की थी। तो हम देखते हैं कि ये जो सामाजिक समता की जो बात है वो उसमें ये मनुस्मृति का जो डिवीजन है, मनुस्मृति का रिजर्वेशन है, उसको नकारने के लिए अभी नया आरक्षण है, क्योंकि सभी केवल आरक्षण या सब अधिकार, सब शिक्षा के अधिकार ये सब ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को है और बाकी शूद्र और वैश्यों को पढ़ने का भी अधिकार नहीं है। ऐसी जो मनुस्मृति की बात थी उसके खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया है। तो और उनके बारे में जो डीके जो थे द्रविड़ कस्गम, डीएमके अलग है, डीएमके एडीएमके जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है, डीके ये सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है। और पीवी रामास्वामी ने बोला कि अब अभी हमारा राजनीति करना हमारे हमारे हमको नहीं लगता है, जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होती, ऊंच नीच खत्म नहीं होती, तब तक हम राजकीय सत्ता में नहीं जाएंगे। फिर भी उनके जो शिष्य थे उन्होंने अलग होकर, उनका कुछ भी कारण था कि उन्होंने लेट शादी की, इसलिए वो अलग हो गए और उन्होंने डीएमके द्रविड़ मुन्नेत्र कळघम नाम की पॉलिटिकल पार्टी स्थापन की, मेरे ख्याल से 1969। तो पॉलिटिकल पार्टी एंड और सामाजिक संगठन ये दो होना चाहिए। जैसे कि आज हम देखते हैं कि आरएसएस से बोलते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हम सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। वैसा एक प्रकार से पीवी रामास्वामी की भूमिका थी कि सामाजिक संगठन होना चाहिए, जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन करने के लिए सामाजिक संगठन होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जाति व्यवस्था को विनाश के लिए काम नहीं करता। उनको मैनिफेस्टो में ये नहीं बोलते कि हम जाति व्यवस्था को खत्म करेंगे। तो सामाजिक, जैसा कि बीजेपी बोलती है कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि चातुर्वर्ण का राष्ट्र। तो चातुर्वर्ण बरकरार रखने के लिए जो जो भूमिका आरएसएस की है वही भूमिका बीजेपी की है। तो ये सब चातुर्वर्ण वाली पार्टियां जो नॉर्थ में है, उत्तर भारत में चातुर्वर्ण मानने वाली यानी राम को मानने वाली पार्टियां ये उत्तर भारत में है, और रावण को मानने वाली पार्टी या राम को अमान्य करने वाली पार्टियां दक्षिण में है। ये भेद हमें समझना चाहिए। जो है सनातन धर्म की बात नॉर्थ वाले करते हैं और सनातन के खिलाफ की बात पेरियर और डीएमके के लोग करते हैं, मंत्री करते हैं। तो ये जो संघर्ष है ये मूलभूत संघर्ष हमारे देश का है कि तो ये तो रेसिस्ट भी बोल सकते इसको जाति के खिलाफ या जाति के बाजू में बोल सकते हैं। ये हमारे देश में जो हो रहा है कि जाति के बाजू में होने वाला देश, हमारा देश का ही विभाजन है। ये देश अभी भी एक नहीं है, जिसको बोलते यूनिटरी स्टेट बोलते हैं आरएसएस वाले, एक संघ देश होना चाहिए। एक संघ देश नहीं होगा जब तक एक संघ का आइडियोलॉजी नहीं। अभी आरएसएस चाहते हैं कि पूरा हिंदूकरण पूरे देश का होना चाहिए, और हिंदूकरण होने से चातुर्वर्ण के कब्जे में सब पूरा देश आना चाहिए। और ये जो यूनिटरी स्टेट है या पूरा एक संघ देश है वो होना चाहिए, और बाकी राज्यों का अधिकार कम होना चाहिए। इसके खिलाफ भी साउथ के लोग, स्टालिन जो है अभी मुख्यमंत्री, वो उसके खिलाफ है, बोलते हैं कि फेडरल स्टेट होना चाहिए, साउथ का अधिकार, राज्यों का अधिकार बरकरार रखना चाहिए। ऐसी भूमिका लेने वाली स्टालिन है या साउथ के लोग है। तो और उत्तर में जो बीजेपी है वो बोलते हैं कि कोई राज्यों का अधिकार की बात नहीं है, हम सेंट्रल बोलेगा वही होगा। ऑल पावर्स शुड बी विद द सेंटर। दिल्ली के कब्जे में पूरी सत्ता होनी चाहिए, बाकी लोगों की सत्ता नहीं होनी चाहिए। ऐसी बात अभी की बीजेपी मोदी की बात हो रही है। जैसा कि आज अभी देखते जो इलेक्शन हुए 3 राज्यों में, 5 राज्यों में, उसमें जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो मुख्यमंत्री ऐसे बनाए गए कि जो जिन जिन नेताओं का महत्व है वो राज्य में, उसको खत्म करके नए नए लोगों को मुख्यमंत्री बनाए। इसका मतलब है कि वो नए लोग दिल्ली का सुनेंगे, अपना कुछ चलाएंगे। तो राज्यों का अधिकार कम करने की बात भी आज के मुख्यमंत्री चुनने में है, यह हमें समझना चाहिए। ये केवल ऐसी बात नहीं है कि वो जो कि राज्य है छत्तीसगढ़ की या राजस्थान की या कोई मध्य प्रदेश का चौहान है, उनका महत्व नहीं रहना चाहिए और दिल्ली का महत्व रहेगा, दिल्ली की बात सुनी जाएगी। इसीलिए उनको वो राज्यों को
नेताओं को खत्म किया है। तो इसलिए ये हमको समझना चाहिए कि ये यूनिटरी स्टेट, एक संघ सत्ता होने का, दिल्ली केंद्रीय सत्ता होगी और राज्यों को कुछ अधिकार नहीं रहेंगे, राज्यों का कोई नेता नहीं रहेगा। ऐसी बात है इस आरएसएस की बात। ये हम लोगों ने समझना चाहिए कि ये भी हो रहा है और इसका खिलाफ कोई बोल नहीं रहा। कोई जो वसुंधरा राजे है राजस्थान की या चौहान है, उनको उनको चुप कर दिया गया, मगर स्टालिन है जो साउथ वाले लोग हैं उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो हमने ये देखा, ये सब बारी बातें जो है साउथ वर्सेस नॉर्थ की, वो भी समझना चाहिए। नहीं तो हमको लगेगा कि ये देश पूरा हिंदूकरण हो जाएगा। वो बोलते हैं मोहन भागवत कि 140 करोड़ लोग हिंदू है और 140 करोड़ में जो दबे हुए लोग भी है, तो दबे हुए लोगों का हाल क्या हो। तो ये जो आरएसएस की सत्ता, भाजपा की सत्ता होगी, तो हिंदू स्टेट होगा, हिंदू नेशनलिज्म आएगा। तो हिंदू नेशनलिज्म मीन्स चातुर्वर्ण का राज्य। तो इसके खिलाफ जो भी बोलेंगे, वो पेरे रामास्वामी ने या महाराष्ट्र में महात्मा फुले ने ये बातें कही है, उसका आंदोलन भी किया। जैसा कि महात्मा फुले ने यहाँ का जो सत्यशोधक समाज, ये जो सब समान है, जाति व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था। मगर आज के लोग जो राजनीति हमारे महाराष्ट्र में कर रहे हैं, वो पूरे बीजेपी के साथ जा रहे हैं, बीजेपी का वर्चस्व बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है धीरे धीरे ये तो नहीं हो रहा कि पूरा हिंदूकरण हो रहा है, पूरा बीजेपी का राज चलेगा, आरएसएस का आइडियोलॉजी पूरे देश में जाएगी। ये जो बहुत बड़ा खतरा है, ये पीरियर रामास्वामी के विचारों के खिलाफ है, वो समानता के विचारों के खिलाफ है, और वो महात्मा फुले का भी विचारों के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है। तो इसलिए हमको लगता है कि जैसा कि सुजलन जी का आप भी कहते कि समानता का जो डर होना चाहिए, उसका संघर्ष अभी दिखता नहीं है। तो सबको लोग दबा दिया गया है। ईडी या ये सब सेंट्रल पावर है, वो सब जो भी लोग आंदोलन करना चाहते, जो भी लोग अच्छी बातें करते हैं, समानता की बातें करते हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ की सत्ता चाहती है कि इस देश में कोई समानता मांगने वाली लोग नहीं रहेंगे। यहाँ इस देश में जाति व्यवस्था ही चलेगी, वर्ण व्यवस्था ही चलेगी। ऐसी सत्ता इस देश में प्रभावित है अभी भी, उसका प्रभाव है। तो इसलिए हमको लगता है कि पेरियार के थॉट के खिलाफ की भूमिका आज की सत्ता कर रही है, और इसके खिलाफ हमको लगता है कि लोगों ने आवाज उठाना। नहीं तो क्या होगा कि पूरा देश अभी हिंदूकरण करना है, नहीं पूरे वर्ण वर्चस्व का राष्ट्र बनाना है। और ये जो सब भाषा हो या जाति व्यवस्था हो या आर्य विरुद्ध द्रविड़ हो, ये संघर्ष शायद बढ़ भी सकता है, क्योंकि लोग सुनेंगे नहीं। लोग ये नहीं बोलेंगे कि आप जो भी कर रहे हो सब अच्छा है। आज तो इलेक्शन के माध्यम से वो भाजपा की सत्ता चली जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता। भाजपा की सत्ता है, आरएसएस का जो वर्चस्व है, वो केवल राजनीति में नहीं है, उनका वर्चस्व सामाजिक आंदोलन में है, उनका वर्चस्व भाषा के क्षेत्र में है, उनका वर्चस्व साहित्य के क्षेत्र में, उनका वर्चस्व मीडिया के क्षेत्र में है। और मीडिया हो या भाषा हो या सामाजिक रचना हो, उसके बारे में बाकी लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। बाकी लोग जो हम बोलते हैं कि कांग्रेस भी ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि हम जाति व्यवस्था के खिलाफ है, हम आर्यवर्त के खिलाफ है, हम हिंदू नेशन के खिलाफ है। जब राहुल गांधी बोलते हैं कि आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं, केवल आरएसएस के खिलाफ इस बात से नहीं होगा कि क्योंकि आरएसएस का जो पीरियड जो है कंबाइन आरएस कंबाइन संघ परिवार जो है, ऐसा परिवार कोई पॉलिटिकल पार्टी का हमारे देश में नहीं है। और उसका मुकाबला करना है तो केवल राजनीति से, इलेक्शन से उनका आरएसएस का मुकाबला नहीं होगा। उनका जो उनकी सारी जो संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, एबीवीपी है, वनवासी कल्याण है, जो सब सभी लोगों में उनका काम है, वैसा काम हमको लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। हमको लगता है कि ये पार्टियों ने सीख लेना चाहिए, पीरियड रामास्वामी से, महात्मा फुले से या आरएसएस से भी सीख लेना चाहिए कि लोगों को दिमाग बनाने का काम जो आरएसएस करती है, वैसा काम करने की जरूरत है। और वैसा काम करने के लिए केवल राजनीति इलेक्शन से नहीं होगा। तो समाज में जाकर लोग, जैसा कि गोलवलकर जी ने बताया था कि हमने मनक्रांति की है, इसका लोगों के दिमाग पर हमारे विचार हावी है, और उसी के कारण भाजपा की सत्ता बढ़ रही है। केवल ईवीएम के कारण उसकी सत्ता है ऐसा मुझे नहीं लगता। ईवीएम के होने से भी, नहीं होने से भी उनकी सत्ता रहेगी। उनकी मानसिक सत्ता आरएसएस की है, ब्राह्मणवाद की है। तो ये मानसिक सत्ता है, मानस का उनका लोगों के दिमाग में उनके विचार प्रभावित किए हैं, उसके खिलाफ का विचार जब तक प्रभावित नहीं होते, बराबरी में नहीं आते,
तब तक यहाँ पॉलिटिकल संघर्ष भी बराबरी का संघर्ष नहीं होगा, वो वन साइडेड संघर्ष होगा, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए पेरियर रामास्वामी का बहुत बहुत महत्व है। समानता का जो महत्व है वो नॉर्थ को सिखाने की जरूरत, नॉर्थ को सीखने की जरूरत, मगर नॉर्थ के नेता ऐसा कुछ है अभी पेरियर रामास्वामी या नीतीश कुमार बोल रहे कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, तो इसके साथ केवल पॉलिटिकल से नहीं होगा, तो आप लोगों में जाकर उसको उनको दिमाग बनाना चाहिए। लोगों को दिमाग बनाएंगे तब आपको वोट मिलेंगे, नहीं तो आरएसएस वाले दिमाग बनाने का काम कर रहे हैं और आप केवल इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो उससे परिणाम नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।